लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था डेट वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एंड में थे हम लोग। तो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक सिलेंडर है। अच्छा, अभी तुम्हें दो थ्योरम नहीं बताया ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इसे जान लेते हैं। दो थ्योरम होते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहला मैं देख लेता हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और फिर दूसरा होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डेरिवेशन आता ही होगा तुम लोग को। कोऑर्डिनेट चूज करते हैं, है ना। ये हमारा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक एक्सिस है, जिसके अबाउट अगर रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM होगा। एक और पैरेलल एक्सिस लिया मैंने, जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमें निकालना है। लेट्स से कि मास ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल M। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दोनों कैसे होने चाहिए, एक्सिस पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके हम लोग इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस निकाल सकते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू ICOM प्लस MD² होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MD²। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं उसे बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो पहला चीज़ तो ये जो एक्सिस थ्योरम है हम लोग 3D ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हैं, कैन बी अप्लाइड ऑन 3D ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, ये पहला एक्सिस और ये दूसरा एक्सिस, बोथ एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ये होना ही चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है। उसमें से जो एक एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो, ठीक है। तो दिस एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। दूसरा, इसका एक डिराइव्ड फॉर्म भी देखेंगे, जिसमें कि दोनों एक्सिस पैरेलल होंगे और दोनों एक्सिस हमारे सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होंगे। इसके बाद फोर्थ जो है, d इज द डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पे अगर देखो तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, और ये चीज़ होगा तभी हम लोग ये फार्मूलेज वगैरह लगा सकते हैं। अब इस फार्मूले को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास फिर से एक 3D ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है, और दो पैरेलल एक्सिस है। एक पैरेलल एक्सिस है इस जगह से पास कर रहा है, एक एक्सिस इस जगह से सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और एक एक्सिस इस जगह से पास कर रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d2। इसके क्रॉस I1 है और इसके क्रॉस I2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके अबाउट ICOM है। तो मैं I1 कितना बोलूँगा, I1 विल बी इक्वल्स टू ICOM प्लस MD1²। I2 कितना बोलूँगा, ICOM प्लस MD2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस कर लो, ये माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से आ जाएगा I1 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल्स टू MD1² माइनस D2²। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे D1 और D2 क्या है, D1 इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
center of mass and d2 is also perpendicular distance from center of mass. तो center of mass तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, नहीं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसका डेरिवेशन तो और आसान होता है। सिंपल सा कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से पास करने वाले 3 एक्सिस होंगे। एक एक्सिस ऐसा, दूसरा एक्सिस ऐसा और तीसरा एक्सिस ऐसा। तो मान लो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्लेन में है हमें ये भी बताना पड़ेगा। तो लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज इन this object is in xy plane, is in xy plane। ये हमारा xy प्लेन में है ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स बोला जाए, इसके अबाउट आई वाई बोला जाए और इसके अबाउट आई जेड बोला जाए, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है कि आई जेड इज बेसिकली इक्वल्स टू आई एक्स प्लस ऑफ आई वाई। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझना होगा। पहला चीज़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, 3D ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा सकते हम लोग। कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन 2D ऑब्जेक्ट। दूसरा, ये तीनों जो एक्सिस हमने लिया एक्स वाई जेड, ये तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए आपस में। ऑल ईच अदर। थर्ड, जो दो एक्सिस का समेशन है वो कौन सा एक्सिस होना चाहिए? जिस प्लेन में बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी शुड बी इन एक्स वाई प्लेन। अब प्लेन मालूम नहीं होता है हमें, बस बॉडी गिवन होता है, तो हमें एज्यूम करना होगा कि जो प्लेन में है उसे एक्स और वाई एज्यूम करना है। इसे एक्स मानूंगा, इसे वाई मानूंगा और इसे जेड मान लूँगा। तो परपेंडिकुलर वाले को हमेशा जेड एज्यूम करेंगे। ये चीज़ हो गया। चलो, तो ये हमारा हो गया फाइनल। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास से पास करें? नहीं, इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ये सेंटर ऑफ मास से पास करें। That it must pass through सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी पास कर सकता है, इवन बॉडी का आउटसाइड भी हो सकता है। क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक रॉड गिवन है और मुझे बोला गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। बहुत ही बेसिक सा मैंने पूछा है ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है? ICM इज इक्वल्स टू mL²/12। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L/2 और इसके अबाउट मुझे निकालना है। तो I क्या हो जाएगा? ICM प्लस md²। तो सेंटर ऑफ मास देखो इस जगह पे है, तो ICM कितना हो जाएगा? mL²/12 प्लस md²। डी कितना? L/2 का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ml²/3। क्लियर है? आता होगा ये तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक डिस्क है और तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बता दो कितना होता है। ये सब तो याद करके ही रखा होगा तुम लोगों ने। 3/2 कितना? 3/2 mr²। हाँ, तो ये हो जाएगा ICUM प्लस MD²। ICUM मतलब इसके अबाउट कितना होता है, mr²/2 प्लस ऑफ mr², तो ये हो जाएगा 3/2 mr²। बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रॉड है ऐसा और एक रॉड है ऐसा, ठीक है। और बोला गया इसका मास m है और लेंथ l है, इसका भी मास m और लेंथ l है। फाइंड I अबाउट P। सॉल्व करके बताओ जल्दी से आंसर। चलो तो सॉल्व करते हैं इसमें। सबसे पहले अगर P के अबाउट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका निकालना होगा और इसका निकालना होगा इसके अबाउट, बराबर। इसके अबाउट तो ml²/3 हो जाएगा। I net will be equals to I1 प्लस ऑफ I2। इसके अबाउट निकालना होगा फिर मुझे, तो इसके अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले फर्स्ट वाले के लिख लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, ml²/3 प्लस I2 का कितना हो जाएगा, पहले इसके अबाउट प्लस ऑफ MD², तो फिर इसके अबाउट निकलेगा, तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ऑफ MD²। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैसे निकलेगा, दिस इज L, दिस इज L/2, तो ये √अंडर ऑफ L² प्लस L²/4 होगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो L² प्लस L²/4 आएगा इस जगह पे। और इन सभी को मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस ml² प्लस ml²/4, तो फाइनल कितना आंसर आया, बोलो। 5 ml²/3। और अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालने के लिए बोलेगा तो फिर कैसे करेंगे, ये सेंटर ऑफ मास इस जगह पे, ये सेंटर ऑफ मास इस जगह पे, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस जगह पे होगा। तो ये डिस्टेंस टोटल निकालो कितना है, ये L/2, ये L/2, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ L/2। और क्योंकि ये जस्ट आधा है तो हाफ, इसका भी हाफ कर लो, तो ये हो जाएगा L/2 √2, बराबर। अब एक का तुम अगर निकाल लोगे तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डेट विल बी ml²/12 प्लस MD²। डी कितना है, L/2 √2 का होल स्क्वायर, और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सर ये ICM आई अबाउट सेंटर ऑफ मास था ना। हाँ, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट था। ओके,
तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। ये हमारे पास डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है। तो बोला गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बताओ। फाइंड आई, सॉल्व करो इसको। आया क्या आंसर? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सर एक्सिस परपेंडिकुलर है नहीं, डिस्क से। प्लेन में है, डिस्क के प्लेन में। चलो देखते हैं। तो ये हमारे पास एक डिस्क है और डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डेट इज mr²/2। तो मैंने दो एक्सिस और लिया, दिस वन एंड दिस वन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये जो था जेड एक्सिस था। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई के अबाउट सेम होगा। तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस ऑफ आई वाई। आई एक्स का वैल्यू कितना, जितना आई वाई का है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई वाई कर दिया हमने। और आई जेड कितना है, दैट इज mr²/2। सो आई वाई इज इक्वल्स टू mr²/4। तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता चल गया। अब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। क्या ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है? बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। ये जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तभी मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ IC1 प्लस md²। नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान रखना। तो आई कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr² / 4 प्लस mr², तो हो जाएगा 5 mr² / 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. एक स्क्वायर है मेरे पास जिसका लेंथ है a और ये लेंथ भी है a। क्रॉस स्क्वायर है, लेंथ a ही होगा। एक एक्सिस पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए इस जगह से, जो कि x डिस्टेंस पे है, बराबर। तो पूछा गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर शीट है जिसका मास m है। Sir, ये axis perpendicular to plane है ना? अरे नहीं भाई, प्लेन में ही है। प्लेन के परपेंडिकुलर होता तो मैं बताता ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। देख देख के लग रहा है क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है? नहीं। चलो सॉल्व करो इसको। चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ये हमारे पास स्क्वायर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला हुआ था। कितना होता है, ये a है और ये a है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकाला था, याद है क्या? सबसे पहले इसके अबाउट निकाला था, फिर इसके अबाउट निकाला था, फिर दोनों को ऐड कर लिया था। तो आई जेड कितना हो जाएगा, आई एक्स प्लस ऑफ आई वाई। ये x है और ये y। x के अबाउट कितना हो जाएगा, x एक्सिस के अबाउट कंप्रेशन कर लेंगे। तो x एक्सिस के अबाउट कंप्रेस करेंगे तो ये एक रॉड बनेगा जिसका लेंथ होगा a। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12। z के अबाउट कितना, ma²/12। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ma²/6। तो ये तुम लोग याद रखो, याद भी होगा।
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब यहाँ पे मैं एक और एक्सिस बना रहा हूँ ऐसा, जो कि एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस से पास कर रहा है, एक्स डिस्टेंस से। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये दोनों एक्सिस कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो दिस एक्सिस विल बी एक्स और इसे मैं वाई बोल लूँगा। और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल रखा है। सो आई जेड विल बी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस ऑफ आई वाई। आई एक्स और आई वाई फिर से सेम होगा, तो 2i x बोल लो। सिमेट्रिकल एक्सिस है ना दोनों, इसीलिए। और ये एम ए स्क्वायर बाय 6, तो आई एक्स कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय 12। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस इसमें ट्रिक था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बोलो। सर लेकिन वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था। हाँ तो ये सेंटर ऑफ मास ही है ना। मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया क्या कहीं पे भी? नहीं नहीं, सर। तो सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत है नहीं। परपेंडिकुलर एक्सिस हाँ थ्योरम में तो मुझे सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये बताना है। बताओ, सिंपल सा, जल्दी है। सॉलिड सिलेंडर जिसका मास m है और रेडियस r है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 3m/2 m/2 है ना। तो इसमें हम लोग I इज इक्वल्स टू आई सी यू एम प्लस एम डी स्क्वायर कर लेंगे, है ना। इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं और एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर 3m r² बाई 2। बेसिकली तुम चाहो तो इसको पूरा का पूरा कंप्रेस कर लो। कंप्रेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगा। और फिर इस एक्सिस के अबाउट तुम आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं, जो कि इसके जैसा ही होगा। तो कंप्रेशन हम लोग कब कर सकते हैं, जब हमारा डिस्टेंस चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिलेंडर है हमारे पास और इस सिलेंडर को हमने डायमेंशन दे देता हूँ। ये मान लो लेंथ l गिवन है, ये रेडियस r दे रखा है। तो पूछा गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, निकालो। और लेंथ l/2 बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। फाइंड i। हॉलो ये सॉलिड सॉलिड है ये, सॉलिड सिलेंडर जिसका मास m है। सॉल्व करो। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन में तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगा सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बोलो? क्योंकि रेडियो ये ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो गया। हमें तो इस एक्सिस के अबाउट पता है और इस एक्सिस के अबाउट निकालने दिया गया, तो गलत हो गया। तो किस तरीके से करें फिर? इसका डेरिवेशन जो है वो इंटीग्रेशन से होता है। मैं इसका दो तरीका बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा और एक डेरिवेशन भी बता दूंगा। डेरिवेशन बताऊं क्या या शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट बता दो? बोलो जल्दी। शॉर्ट ट्रिक बता दूं डायरेक्ट या दोनों बता दो? देखो, होप सो समझ में आ जाए तुम लोग को। डेरिवेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैंने एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया। एक्स डिस्टेंस पे जाकर के डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया। तो ये छोटा सा पतला सा क्या बनेगा, मुझे डिस्क मिलेगा डिस्क जिसका मास होगा dm। और अगर ये डिस्क है मेरे पास तो डिस्क कैसा होगा, ऐसा।
इस तरीके से डिस्क होगा और इस डिस्क का मास कितना हो जाएगा वो मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसकी डेंसिटी है रो, तो जो मास होगा dm डेट विल बी इक्वल्स टू रो इनटू dv, और dv कितना हो जाएगा, इसका एरिया इनटू इट्स थिकनेस। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, और रो कितना होगा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो हमें पता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये डेंसिटी है। ये छोटा सा मास निकला। तो इस छोटे से मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या ये ऑब्जेक्ट अब 2D ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल 2D ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो इसके अबाउट है, ये मान लो कि जेड एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस भी सेम होगा। तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस ऑफ आई वाई होगा। तो आई जेड कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, डिस्क है ना ये, और ये हुआ 2 आई वाई, तो आई वाई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो वाई एक्सिस के अबाउट निकल गया मुझे, और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, लेकिन मुझे चाहिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, तभी तो मैं इंटीग्रेट करूँगा हर एक को। तो अब मुझे क्या करना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, तो सेंटर ऑफ मास से पास हो ही रहा है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। आई इज इक्वल्स टू आई सी यू एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी यू एम कितना, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस ऑफ एम डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, एक्स। ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्योंकि मास काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, तो मैं इसको डी एम आर स्क्वायर बाय 4 लिखता हूँ प्लस एम एक्स स्क्वायर डी एम एक्स स्क्वायर लिखूँगा। ठीक है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो इंटीग्रेट किया हमने, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 4 बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन डी एम होगा। डी एम का इंटीग्रेशन हमें पता है अच्छे तरीके से आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम, और ये जो डी एम मैंने यहाँ पे निकाला था इसके वैल्यू को मैं इस जगह पे नीचे पुट कर लूँगा, और इंटीग्रेशन एक्स का कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस ऑफ एल बाई 2 से लेकर के एल बाई 2 तक। तो मैं अगर ध्यान हो तो ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये रॉड का इंटीग्रेशन आ रहा है, और ये तो आराम से एम ही दे देगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस ऑफ एम एल स्क्वायर बाय 12। सो दिस इज फाइनल आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक, और ये जो है हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमेशा अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये जो हमारा जो भी चीज़ है सिलेंडर है, इसको मैं दो तरीके से कंप्रेस करूँगा। पहला कंप्रेशन ऐसा होगा, इसके अलोंग कंप्रेशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये एक डिस्क है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। और दूसरा कंप्रेशन में इसके अबाउट करूँगा, और इसके अबाउट अगर मैं कंप्रेशन करूँगा तो एक रॉड बन जाएगा, ये है ना, रॉड बन जाएगा जिसका मास m और लेंथ l, और इस एक्सिस से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12, और जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इन दोनों का समेशन होगा। सो आई नेट विल बी इक्वल्स टू आई वन प्लस ऑफ आई टू। ये शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग मत लगाना कि सर इसको कंप्रेस कैसे कर दिया, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आ गया आंसर। समझ में आया सबको या नहीं आया शॉर्ट ट्रिक से?
समझा समझ। अगर आ गया है समझ में तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता दो। ये एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर जिसका मास m है और रेडियस r है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। बताओ आंसर कितना होगा। लेंथ l और रेडियस r तो दे ही रखा है तुमने। आया कुछ? दो तरीके से फोल्ड करना है तुम्हें, कंप्रेस करना है बेसिकली। नहीं आया क्या अभी तक? तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसमें दोनों का एडिशन होगा ना। तो पहला मैं इसको कंप्रेस करता हूँ। कंप्रेस करने पे इसको पूरा का पूरा कंप्रेस करके इस जगह पे लेकर के आना है। तो कंप्रेशन होगा तो यहाँ पे आएगा, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ये क्या बनेगा? रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट होगा mr²/2 प्लस, और ये इसको मैं इस तरीके से कंप्रेस करूँगा तो ये बनेगा रॉड इसके अबाउट। तो ये क्या मिलेगा मुझे? ml²/3। आंसर आ गया। बराबर है क्या? चलो यस हाँ सर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नेगेटिव मास सिस्टम का, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास सिस्टम। तो नेगेटिव मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो आते ही होंगे तुम लोग को, बोलो। तो पहले क्वेश्चन करके बता दो तुम लोग। क्वेश्चन है कि एक डिस्क है और इस डिस्क में से मैंने एक छोटा सा डिस्क और कट करके निकाल दिया, ये डिस्क कट करके निकाल दिया। तो अब जो रिमेनिंग डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, ये निकालना है तुम्हें। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका रेडियस 2r है और इसकी डेंसिटी सिग्मा है। सॉल्व करो। तो देखो नेगेटिव मास सिस्टम में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले पूरा का पूरा एक डिस्क एज्यूम करना होगा और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इसके अबाउट निकालूंगा। तो ये पूरा का पूरा डिस्क है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? I1 मान लेता हूँ। तो I1 होगा mr²/2। यही होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मास कितना होगा और रेडियस कितना होगा वो भी निकाल लेता हूँ। सो कैपिटल M विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया बाय r²। तो 2r का होल स्क्वायर होगा, बराबर। रेडियस 2r है ना, तो सिग्मा पाई r² इंटू 4, और रेडियस भी यहाँ पे 2 है वो भी पुट होगा। तो मास का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 4 सिग्मा पाई r² इंटू 2r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कितना आया ये? 8 सिग्मा पाई r की पावर 4। सही है ना? देख लो एक बार, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है इसका निकालना है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट निकलेगा। तो ये I2 मैं बोल देता हूँ। तो I2 कितना होगा? I2 विल बी इक्वल टू स्मॉल mr² बाई 2। स्मॉल m मास कितना हो जाएगा?
सिग्मा इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, और रेडियस भी आर ई स्क्वायर, तो ये हो गया। लेकिन मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकता हूँ जब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट गिवन हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैं दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकता हूँ जब दोनों सेम एक्सिस के अबाउट हो। यहाँ पे जो I1 है वो इस एक्सिस के अबाउट है, I2 जो है वो इस एक्सिस के अबाउट है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, तभी मैं दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो I2 डैश कितना हो जाएगा, दिस विल बी ICUM प्लस MT स्क्वायर, है ना, स्मॉल m r स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर 3/2 सिग्मा पाई r रेज़ टू पावर 4। समझ में आया ना, ये mr स्क्वायर बाय 2 है प्लस mr स्क्वायर होगा, तो 3/2 mr स्क्वायर आएगा। m का वैल्यू पुट कर लिया मैंने, सिग्मा पाई r स्क्वायर। अब मैं आसानी से I निकाल सकता हूँ, I नेट विल बी इक्वल्स टू I1 माइनस ऑफ I2 डैश। तो ये जो है हमारा नेगेटिव मास है, नेगेटिव मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नेगेटिव होगा। माइनस पुट कर लिया मैंने, ऊपर कितना आया था 8 सिग्मा पाई आर की पावर 4, 8 सिग्मा पाई आर रेज़ टू पावर 4 माइनस 3/2 सिग्मा पाई आर रेज़ टू पावर 4। सो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस ऑफ 3, 13 सिग्मा पाई आर रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। आया था किसी का क्या? यस तो इस तरीके से करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं नेगेटिव मास सिस्टम पे। मान लो कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और तुम्हें एक रेक्टेंगुलर शीट दिया गया था, स्क्वायर शीट था। चलो स्क्वायर शीट में से मैंने क्या करा, इतना सा कट करके निकाल लिया, पार्ट कट के निकाल लिया। तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो निकालना है इसके अबाउट। ठीक है, ये लेंथ मैं दे देता हूँ 2a और ये भी लेंथ में 2a दे देता हूँ। फाइंड I अबाउट p, सॉल्व करो। अच्छा, इसमें मास को तुम एज्यूम कर लो कि जो रिमेनिंग शीट है उसका मास कैपिटल M है, रिमेनिंग पोर्शन जो अभी बच गया है इसका मास कैपिटल M है। सॉल्व करो, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो रिमेनिंग पोर्शन उसका मास कैपिटल M दिया गया है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करेंगे, नेगेटिव मास सिस्टम तो अप्लाई करना ही करना है। मैं इसमें कुछ अच्छे तरीके से काम करूँगा तो हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अगर इस पूरे के पूरे शीट को मैं देखूँ तो ये 4 टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है, और रिमेनिंग पोर्शन का जो मास है अगर मैं इसका स्मॉल m मास एज्यूम कर लेता हूँ तो रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना हो जाएगा 3m। बस, और कुछ करना है नहीं मुझे। इसमें चाहूँ तो मैं नेगेटिव मास सिस्टम का कॉन्सेप्ट बिना लगाए भी सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ता है, इसके अबाउट निकाल लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। और नेगेटिव मास सिस्टम से करना है तो पहले तुम इस पूरे का निकाल लो, इसके अबाउट, फिर इसका इसके अबाउट निकलेगा और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इसके अबाउट निकालना होगा। तो बोलो कैसे करके मैं बताऊं, पहले वाले मेथड से या दूसरे मेथड से? अरे कोई कुछ तो बोल दो, नेगेटिव मास सिस्टम से करके बताऊं या पहले वाले मेथड से? पहले हाँ वाला।
फर्स्ट तो वाला, पहले वाला। पहले वाले मेथड से बताता हूँ मैं। तो पहले वाले मेथड में क्या है, ये एक स्मॉल क्या है हमारे पास, स्क्वायर है जिसका ए है और ये ए लेंथ है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बोलो एम ए स्क्वायर बाय 6, एम ए स्क्वायर बाय 6 होता है। और मुझे इसके अबाउट चाहिए, तो क्या दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, बोलो कितना होगा, a/√2। ए बाय रूट टू। तो इसके अबाउट मैं आई टू बोल लेता हूँ। सो आई टू विल बी इक्वल्स टू आई सी यू एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी यू एम कितना, एम ए स्क्वायर बाय 6, एम डी स्क्वायर कितना, एम डी मतलब ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 6 प्लस ऑफ एम ए स्क्वायर बाय 2। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये, 8 डिवाइड बाई 12 और 4 से कैंसिल आउट कर लो, 4 के 2/3 एम ए स्क्वायर, ये हमारा आई टू निकला है। अब क्योंकि 3, 1, 2 और 3 स्क्वायर्स है मेरे पास और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी का सेम निकलेगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो आई नेट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आई टू हो जाएगा। तो डेट विल बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 एम ए स्क्वायर, 3 3 कैंसिल आउट, 2 एम ए स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं वैल्यू को पुट करूँगा, कौन सा, ये वाला वैल्यू। तो m का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल M/3। ये आ जाएगा आंसर। तो ये आ गया आंसर फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज टॉर्क। सर एंड में आपने क्या किया? सबसे लास्ट में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कौन सा, ये वाला मास को रिप्लेस करा ना, क्योंकि अभी तक हम लोग छोटे छोटे मास को लेकर के चल रहे थे, लेकिन हमें तो रिमेनिंग पोर्शन का मास से रिप्लेस करके आंसर देना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? सर ये जो हमने 3i2 किया है, ये 3 मास की वजह से ही तो किया है ना? ये जो 3i2 किया हमने, ये सिर्फ इसका समेशन यहाँ पे निकालने के लिए करा। हमने जो i2 निकाला, क्या सिर्फ एक छोटे से ब्लॉक के कारण से निकाला यहाँ पे, है ना? हाँ हाँ। तो फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों का हो गया। लेकिन मुझे आंसर स्मॉल m के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे कैपिटल M के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो कैपिटल M और स्मॉल m में रिलेशन क्या था, ये था, मैंने उसको पुट कर दिया यहाँ पे, बराबर। यस सर। नेक्स्ट इज टॉर्क। तो टॉर्क तुम लोग को पता ही होगा, एक चीज़ नहीं पता होगा वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अच्छा, वो एक्सिस के अबाउट टॉर्क होगा, ठीक है। टॉर्क दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है पॉइंट के अबाउट टॉर्क और एक होता है एक्सिस के अबाउट टॉर्क। बहुत लोग हर एक जगह पे जनरली सिर्फ टॉर्क समझते हैं और टॉर्क का मतलब एक ही उनको पता होता है, टॉर्क। लेकिन टॉर्क को दो तरीके से निकाला जाता है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस और अबाउट ए पॉइंट एंड अबाउट एन एक्सिस। तो टॉर्क जो पॉइंट के अबाउट होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से देंगे। मान लो कि एक पॉइंट है P और इस जगह पे कोई फोर्स लग रहा है और मुझे पॉइंट P के अबाउट टॉर्क चाहिए था। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये है R वेक्टर। तो ये क्या होता है, R क्रॉस ऑफ F होता है। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू R क्रॉस ऑफ F, ये पॉइंट के अबाउट होता है। और इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं,
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। तो फोर्स इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो आर वेक्टर था हमारा, उसका आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब कि ये अगर कॉस थीटा तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा तोड़ा जाता है, डायरेक्शन को हटा दिया मैंने, आर साइन थीटा एक साथ ले लिया इंटू एफ, तो ये बन जाएगा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा, या फिर टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, ऐसा लिखा जाएगा। दोनों तरीका यूज़ करते हैं हम लोग। दूसरा होता है हमारा एक्सिस के अबाउट, टॉर्क अबाउट एक्सिस। दूसरा टॉर्क अबाउट एक्सिस। एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क है उसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, इस तरीके से हम लोग नहीं लिखते हैं। तो फिर कैसा लिखते हैं, दिस इज बेसिकली द कंपोनेंट। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, मान लो ये एक्सिस है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क निकाल लो। तो अगर मैं पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लिया तो वो कितना हो जाएगा, आर क्रॉस पी, है ना। और मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा आर क्रॉस एफ, एफ होगा ना, सॉरी, तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होगा, ये होगा। तो ये जो टॉर्क होगा, इस टॉर्क का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्सिस के डायरेक्शन में, एक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो इसको रोटेट नहीं करा सकता है, जो अलोंग द एक्सिस होगा वही सिर्फ इसको रोटेट कराने का कैपेबिलिटी रखेगा। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस अगर मुझे बोला गया है निकालने, तो मुझे क्या करना है, इट इज द कंपोनेंट of torque about any point P which is on the axis, which is present on the axis along the axis। अच्छा, अब बताओ जरा सा, टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये P पॉइंट और ये F पॉइंट है, R क्रॉस ऑफ F किस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका अगर डायरेक्शन हम लोग देखेंगे कि किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो देखो आर इस डायरेक्शन में है और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस पी किधर आ जाएगा, अभी जो होगा वो पूरा अंदर चला जाएगा ना। के अंदर। कैसे मैं दिखाऊं, एक्स डायरेक्शन ये है सपोज, वाई डायरेक्शन ये है, तो जेड डायरेक्शन ये होगा, तो अंदर के डायरेक्शन में होगा, टॉर्क अंदर के डायरेक्शन में होगा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी ये है, और एक्सिस हमारा ये है, ये हमारा एक्सिस। क्या इस टॉर्क का कोई कंपोनेंट आ सकता है क्या एक्सिस के अबाउट, नहीं, परपेंडिकुलर है, नहीं आ सकता है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा, जीरो, सिर्फ इस केस के लिए। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा, जीरो, सिर्फ इस केस के लिए जीरो हो रहा है। और मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि कैसे टॉर्क ज़ीरो हुआ। लेट से मेरे पास एक दरवाज़ा है, कुछ ऐसा है ना, डोर, जो कि इस तरीके से ओपन हो सकता है, ऐसे करके। समझ में आ रहा है ना कैसा दरवाज़ा है। और ये हमारा एक्सिस है, दिस इज़ एक्सिस। मैं इस दरवाजे के ऊपर बिल्कुल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो क्या दरवाज़ा रोटेट करेगा, करेगा क्या, कर ही नहीं सकता है रोटेट। नहीं, तुम इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, नहीं सॉरी टेंजेंशियल नहीं, ये कैसा फोर्स मैं बोलूँ, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, और ये टेंसाइल फोर्स इस दरवाजे को कभी भी रोटेट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या हुआ, ज़ीरो। ठीक है। और जो हमने यहाँ पे बताया वो चीज़ बताया नहीं जाता है कहीं पे। आगे मैं दो पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे कि टॉर्क तुम्हारा निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है।
एक फार्मूला लगता है आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, आर इंटू पी वाला फार्मूला लगता है। यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये फार्मूला लग जाता है, वो भी कब परपेंडिकुलर होता है तो मैं 3 केसेस लेता हूँ एक्सिस के लिए, फॉर एक्सिस। तो तुम खुद ही आंसर दे दोगे, मैं इस तरीके से कराऊंगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि होगा या नहीं होगा। केस 1, एक्सिस हमारा ऐसा है और ये हमारा दरवाज़ा है, और ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो पहला मैं फोर्स लगा रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो बताओ टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स कितना हो जाएगा एक्सिस के अबाउट? 0 हो जाएगा। 0. ठीक है, दूसरा केस कर रहा हूँ कि मैं अब फोर्स को एक्स डायरेक्शन में ना रख करके वाई डायरेक्शन में रख रहा हूँ। तो फोर्स मैंने अब लगाया इस पे वाई डायरेक्शन में। लेट से फोर्स जो है मेरा ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इज इन वाई डायरेक्शन, और ये हमारा एक्सिस है। तो बताओ टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा? तुम ये मुझे बताओ, क्या ये फोर्स इस दरवाजे को रोटेट करा सकता है कि नहीं? नो। तो इसके नहीं. कारण से कितना हो जाएगा? 0 बराबर। और जो मैंने ऊपर बताया कॉन्सेप्ट कि टॉर्क अबाउट एक्सिस कैसे निकालेंगे, इट इज़ द कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, तो वो भी तुम निकाल के देखोगे तो आंसर आएगा 0। केस थर्ड करते हैं हम लोग, वैसे बहुत सारे केसेस बना सकता हूँ। केस थर्ड करता हूँ मैं, इस बार फोर्स एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में। लेट से ये हमारा दरवाज़ा है और ये एक्सिस है, और फोर्स जो है वो 2 डायरेक्शन में लग रहा है, एक एक्स और वाई में लग रहा है। तो एक फोर्स है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके कारण से टॉर्क कितना होगा अबाउट एक्सिस? 0 कितना होगा? 0 होगा। 0 ठीक है, तो यहाँ से मैं 0. इस जगह से मैं एक पॉइंट बोल सकता हूँ, नोट में डाल करके लिख लेंगे कि अगर कोई भी फोर्स एक्सिस से पास हो रहा होगा, कोई भी फोर्स जो एक्सिस से पास हो रहा होगा, उसके कारण से टॉर्क क्या होगा? 0। एनी फोर्स वेक्टर which passes through axis, then torque due to F is 0। इस बात को याद रखना हम लोग। अब तुम चाहे इस केस को देखो और इस केस के देखो, ये केस में फोर्स तो हमारा एक्सिस से पास हो रहा है, लेकिन इस केस में फोर्स क्या है? एक्सिस से पास नहीं हो रहा है। वो कैसा है? पैरेलल है एक्सिस के। तो मैं दूसरा पॉइंट ये भी लिखूंगा, कोई भी फोर्स जो एक्सिस के पैरेलल हो, उसके कारण से भी टॉर्क नहीं हो सकता है। एनी फोर्स which is parallel to the axis then torque due to this force is 0। अब केस थर्ड करता हूँ मैं, 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लास्ट केस ही कर लेता हूँ डायरेक्ट, कि ये मेरे पास एक एक्सिस है और इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो 3 डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, और एक जेड डायरेक्शन में भी लग रहा है। और ये जो एक्सिस है हमारा वाई के अलोंग है, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। तो बताओ टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा? निकाल सकते हैं आप? बता दो कितना होगा। FZ into A. हाँ, तो
x के कारण से जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, y के कारण से जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, और z के कारण से सिर्फ टॉर्क आएगा। तो टॉर्क होता कितना है, टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, R क्रॉस F नहीं लगाया है, ध्यान देना यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू F Z इंटू ए। और ये रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा, तुम मुझे बताओ जरा सा, दरवाजा किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, कैसे करके बताऊं मैं। राइट टू लेफ्ट। ये ऊपर ऑब्जर्वर है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना। इस तरीके से रोटेट करेगा, और इस तरीके से रोटेट करेगा तो टॉर्क का डायरेक्शन ये आएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो देखो टॉर्क का डायरेक्शन निकालना कितना आसान है। अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट से करोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना, थंब रूल लगाना पड़ेगा, ऐसे करके ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे, तो ये रोटेट करना पड़ेगा। तो ये सॉरी ऊपर नहीं, नीचे के डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन गलत दे दिया मैंने, ये ऐसा, ये नीचे की डायरेक्शन में रोटेशन ऐसा हुआ, तो ये कर्ल कर लो फिंगर को इस तरीके से, तो ये नीचे की डायरेक्शन में तुम्हें खुद ही खुद दे देगा, या फिर स्क्रू रूल देख लो, उससे भी देखा जा सकता है। तो इसे मैं माइनस ऑफ जे कैप बोलूँगा, दिस इज टॉर्क अबाउट एक्सिस। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, एक बॉल है जिसको इस जगह से फेंका गया विद द स्पीड ऑफ यू एट एन एंगल ऑफ थीटा, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो पूछा गया फाइंड द टॉर्क ऑन द बॉल ड्यू टू ग्रेविटी about point P as a function of time। सॉल्व करो इसको। बॉल का मास स्मॉल एम एज्यूम कर लेना, ओके। तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने बोला है, तो इसको दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि तुम इसका पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, और फिर फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट P दिया गया है, तो पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, डेट इज़ R क्रॉस F से, R क्रॉस ऑफ F से निकाल सकते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, मान लेता हूँ किसी भी टाइम t पे ये इस जगह पे होगा, तो R वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप, इसको ओरिजिन मान लिया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स डायरेक्शन में मोशन होता है तो इसका कंपोनेंट हम लोग लेते हैं u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ लगाएंगे v इंटू टी विच इज़ u cos थीटा इंटू टी आई कैप, और जे कैप में क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो ये बनेगा मेरा जे कैप। तो दिस इज़ आर वेक्टर, और इस लोकेशन पे जो फोर्स होगा वो ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज़ एम जी। तो फोर्स कितना हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, दैट इज़ एम जी ऑफ माइनस जे कैप। अब इन दोनों को क्रॉस कर लो, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, फिर वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दो 1 2 3 और इसको क्रॉस कर लो। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका काफ़ी आसान है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा।
अगर इस जगह से फेंका गया है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कहीं पे भी चले जाओ तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मान लेता हूँ इस टाइम पे यहाँ पे एट एनी टाइम टी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स होगा कितना mg, और क्योंकि ये पॉइंट P है तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना v cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस इतना ही ट्रैवल करेगा। तो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू r इंटू एफ परपेंडिकुलर या फिर एफ आर परपेंडिकुलर, जो भी बोलो, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला लगेगा, और r परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा u cos थीटा इंटू टी, और फोर्स कितना mg। अब बात है डायरेक्शन की, तो ये अगर मान लो कि एक रॉड से कनेक्टेड होता, इस तरह से रॉड कनेक्टेड होता, तो ये जो फोर्स होता है इस रॉड को किस तरीके से रोटेट कराता, ऐसे करके। अब स्क्रू रूल से तुम समझ लो कि इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जाएगा, माइनस के कैप विच इज इनटू द प्लेन। बोलो समझ में आया क्या ये चीज़? हाँ यस सर। तो ये आ जाएगा आंसर। कौन सा मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड ऑफकोर्स सेकंड ही लगेगा। डायरेक्शन नहीं समझा हाँ क्या लास्ट में। क्या बोल रहे हो? डायरेक्शन माइनस जेड कैप है ना? हाँ माइनस जेड कैप होगा ना, माइनस के कैप, हाँ माइनस के कैप। ठीक है, माइनस जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन के लिए मैंने क्या माना कि एक रॉड को एज्यूम कर लिया, ये रॉड है हमारा, और फोर्स तो क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, तो ये अगर फोर्स नीचे लगेगा तो रॉड को रोटेट कराने की इस डायरेक्शन में टेंडेंसी होगी, तो इसके कारण से रोटेशन हो रहा है, तो तुम एक्सिस डिसाइड कर लो, थंब रूल से निकाल लो या फिर स्क्रू रूल से, है ना। यस सर समझा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ढेर सारे पूछे जाते हैं पॉइंट वगैरह के। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है, और ये कोनिकल पेंडुलम इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये एंगल थीटा दे रखा है और ये लेंथ दे रखा है l, और ये मास है m, ये पॉइंट है p, ये पॉइंट है q। तो पूछा गया फाइंड पहला टॉर्क अबाउट p, दूसरा टॉर्क अबाउट q, तीसरा टॉर्क अबाउट एक्सिस pq। ऑल्सो कमेंट वेदर इट इज़ कांस्टेंट और नॉट। तो मैं ये भी कमेंट करना है कि टॉर्क जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, पी के अबाउट, क्यू के अबाउट और एक्सिस के अबाउट। सॉल्व करो। देखो फर्स्ट वाला जो है हमारा टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, है ना, वो कैसे निकलेगा, ग्रेविटी के कारण से ही निकालना है आपको। तो जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा एम जी इस डायरेक्शन में, है ना, और एम जी जो फोर्स लगेगा मैं इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। तो पहले वाले के लिए टॉर्क अबाउट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एल साइन थीटा। टेंशन नहीं लगेगा? मैं एम जी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से बोला हूँ, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देता हूँ मैं। फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण से सिर्फ निकालना है, टेंशन के कारण से निकालेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा उस पी पॉइंट के अबाउट। खैर टेंशन के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। ये हो गया पहला। अब इसके डायरेक्शन की बात करता हूँ मैं, तो डायरेक्शन किधर होगा, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन, है ना, मतलब ये जो हमारा प्लेन आ रहा है इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आर क्रॉस आर वेक्टर आर क्रॉस ऑफ एफ करना पड़ेगा,
तो ये आउट ऑफ द प्लेन आएगा। और क्योंकि पॉइंट मूव करते जाएगा कंटिन्यूसली, तो ये डायरेक्शन भी क्या होते जाएगा, कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। सो दिस टॉर्क विल बी नॉट कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं है। दूसरा, टॉर्क अबाउट क्यू, क्यू के अबाउट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही बनेगा, तो इसके अबाउट भी यही होगा, एम जी इंटू एल इंटू साइन थीटा। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, बिल्कुल आउटवर्ड, जैसे कि यहाँ पे आया था। तो ये भी नॉट कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। लास्ट है थर्ड वाला, एक्सिस के अबाउट। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस विल बी इक्वल्स टू, कितना होगा एक्सिस के अबाउट बोलो, 0। ज़ीरो हो जाएगा, है ना, सिंपल सा चीज़ है, दिस विल बी ज़ीरो। और ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, रहेगा। हाँ, नल वेक्टर बोला जाएगा। क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ पूछ लिया तो कांस्टेंट बोल देंगे, नल वेक्टर होगा। चलो, तो ये टॉर्क वगैरह सारे हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट डायनेमिक्स वाले पार्ट पे, जिसमें कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसी भी बॉडी पे टॉर्क वगैरह लग रहा हो तो उसके कारण से अल्फ़ा कितना आएगा, रोटेशन इफेक्ट। तो फॉर्मूलेज क्या क्या लगाएंगे हम लोग, डायनेमिक्स इन आरबीडी। देखो सारा फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कोई भी बॉडी है उस पर फोर्सेस लग सकते हैं, और बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, एक्स डायरेक्शन हो चाहे वाई डायरेक्शन हो, जेड डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस लग सकते हैं। तो मैं इस पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, ये जब भी हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम लेंगे, और एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर ऑफ मास का होगा, बराबर है क्या। तो ये तुम चाहो तो एक्स डायरेक्शन में भी लगा सकते हो और वाई डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और साथ ही साथ नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन होगा। तो ये पहला फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अप्लाई करने के लिए, इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए एक पॉइंट मास में तुम्हें कन्वर्ट कर लेना है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट मास में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉइंट मास बनने के बाद फिर इस पे जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसे तुम्हें दिखा देना है, और इसका जिस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हें शो कर देना है। तो ये एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ऐसा जो भी होगा शो कर देना, और फिर तुम एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स कर देना, एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कर देना। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा होता है, और इस टॉर्क को हम लोग कुछ इस तरीके से लगाते हैं। अगर हमारे पास टॉर्क एक्स डायरेक्शन में लिया गया हो तो हम लोग अल्फ़ा भी एक्स डायरेक्शन में लेंगे, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी एक्स डायरेक्शन में लेंगे। और अगर वाई डायरेक्शन में एक्सिस चला गया तो टॉर्क भी हमारा वाई डायरेक्शन में, इवन हर एक चीज़ वाई डायरेक्शन में होगा। तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस will be equals to moment of inertia about that axis multiplied by the alpha about that axis। ये हम लोग इस तरीके से लिखेंगे।
अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर हमें समझ में आते जाएगा। किस जगह से स्टार्ट करूँ? चलो पहले क्वेश्चन से सर स्टार्ट। हाँ बोलो। सर जो हमने बोले थे ये फोर्स पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो एक्सिस से तो हम बहुत जीरो बताते हैं, वो सर एग्जांपल के थ्रू बताए थे ना हमने, क्या बोल रहे हो? एग्जाम्पल के थ्रू? बताए थे ना, बोला जो हाँ मतलब हाँ फोर्स अगर पैरेलल हो या हाँ हाँ परपेंडिकुलर हो तो फिर टॉर्क जीरो होना चाहिए। हाँ, तो अगर वो उसी पैरेलल हो या फिर एक्सिस से पास हो रहा हो तो उसके कारण से टॉर्क जीरो होता है। ये मतलब सिर्फ एग्जांपल के थ्रू बताए थे ना, ये पूछ रहा था सर। वो तो ऊपर बताया था ना एग्जाम्पल में मैंने, एक दौड़ लेकर के। हाँ हाँ, ठीक है। तो हाँ पूछना क्या मैंने चाह रहे हो तुम? नहीं यही पूछ रहा था। कंफर्म कर जीरो रहे थे क्या? इसलिए होता है, जीरो इसलिए होता है क्योंकि वो मूव नहीं कर पाता है इसलिए। हाँ, रोटेशन नहीं हो पाता है, रोटेशन का इफेक्ट ही नहीं है, तो अल्फा ही नहीं है, तो टॉर्क ही जीरो होगा। हाँ तो एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में सारी चीज़ का एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। इसका भी एप्लीकेशन देखेंगे और इसका भी एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। और फिर इस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक रॉड है और इस एक्सिस के अबाउट हिंज कर दिया गया है। रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, और इस एक्सिस के अबाउट इसको हिंज कर दिया है, और इसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया गया। इफ द सिस्टम is released from rest, then find। बहुत सारा चीज़ इसमें निकाला जा सकता है, मैं वैरायटी ऑफ चीज़ निकालने के लिए बोल सकता हूँ। पहला, इस पोजीशन पे फाइंड अल्फा एट t इज इक्वल्स टू 0। दूसरा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इज इक्वल्स टू 0। तीसरा, फाइंड नॉर्मल एट हिंज पॉइंट एट t इज इक्वल्स टू 0। जब सिस्टम को रिलीज कर दिया गया है उसके बाद t इज इक्वल्स टू 0 काउंट किया गया है, तो उसमें अल्फा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नॉर्मल निकालना है। उसके बाद फिर इसमें 3 और पूछे जाएंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आधे तुम्हें आते होंगे, आधे मैं बता दूंगा। फाइंड इट्स ओमेगा व्हेन अ रॉड is vertical। Find acceleration of center of mass when the rod is vertical। And third, मतलब sixth, find normal at hinge point when the rod is vertical। चलो मैं 5 मिनट का टाइम तुम लोग को देता हूँ, तुम लोग एक बार सॉल्व करो, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग से कुछ कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें आराम से बन जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ बेसिक है जो कि तुम्हें आते होंगे। तो मैं स्टार्टिंग से करके बताऊँगा, तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ऊपर जो फॉर्मूलेज़ मैंने लिखे हैं वो तुम्हें समझ में आएगा क्या क्या लिखा गया है। तो पहला चीज़ है, इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स mg और लेंथ होगा l/2। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू अल्फ़ा। अब क्योंकि टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट मैंने निकाला है, तो I भी मुझे इसी एक्सिस के अबाउट पुट करना होगा और अल्फ़ा भी मुझे इसी एक्सिस के अबाउट मिलेगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू l/2।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 3 और इनटू अल्फा अबाउट दैट एक्सिस। इसको मास कैंसिल आउट कर लेता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू g/l, ये अल्फ़ा निकला, ये अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा के बाद क्या था, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। क्या यही है सेंटर ऑफ मास? बिल्कुल हाँ। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो होगा, क्योंकि अभी इस जगह पे जस्ट रिलीज़ किया गया है, तो नीचे की डायरेक्शन में ये रोटेशन करेगा, इफेक्ट होगा, तो इसका नीचे की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू आर होगा। और एक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल और ये टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल तो होगा 0 क्योंकि ओमेगा ही नहीं है इसके पास, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ये 0 हो गया। टेंजेंशियल है इसके पास बिल्कुल, तो ये टेंजेंशियल अल्फ़ा विच इज़ 3g/2l और लेंथ कितना है l/2, l कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3g/4। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज़ ओनली इन y डायरेक्शन। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, नॉर्मल निकालना। तो देखो नॉर्मल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला था, नॉर्मल निकालना मतलब फोर्स निकालना है। तो इस हिंज पॉइंट पे नॉर्मल तो लग रहे होंगे और मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो मैंने एज्यूम कर लिया ny इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और nx इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करना था, और पॉइंट मास में कन्वर्ट करने के बाद जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर लगा दो पॉइंट मास पे। तो ये हो जाएगा nx और ये हो जाएगा ny। और इसी पॉइंट मास को तुमने जो बना है, इसका एक्सेलरेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में है, वो भी नीचे की डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बराबर। तो साफ दिख रहा है ना, nx इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो nx कितना हो जाएगा 0, नॉर्मल x डायरेक्शन में कुछ नहीं है। y डायरेक्शन में क्या लिखूंगा मैं, f इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो nx ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए, अभी मुझे भी नहीं पता है। mg नीचे की डायरेक्शन में है, माइनस ऑफ ny लिखूंगा इज इक्वल्स टू मास इनटू at होगा या फिर ay, जो भी बोलो। नीचे वाला डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया इस तरीके से। तो ny कितना आ जाएगा, ny विल बी इक्वल्स टू mg माइनस ऑफ m80, कॉमन ले लो, g माइनस ऑफ 3g/4, वैल्यू को पुट कर लिया मैंने, तो कितना आ गया आंसर, 4 - 3 दैट इज mg/4। तो जो नॉर्मल लग रहा होगा रॉड के ऊपर वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा mg/4, और इस जगह पे लग रहा होगा फोर्स mg, बराबर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या गया कि रोटेट करके वर्टिकल हो गया है। तो जब ये वर्टिकल हो जाएगा उस समय इसका ओमेगा कितना होगा, हाँ बोलो। सर जो आपने नॉर्मल निकाला, तो सर उसमें स्टार्टिंग में आपने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसको एक पॉइंट मास पे शो कर दो, और उस पॉइंट मास या फिर सेंटर ऑफ मास बोल लो, उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है वो दिखा दो। और f इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दो, x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में। ये हमारा x डायरेक्शन का लगा हुआ है और ये y डायरेक्शन का लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। और अब इस जगह पे आते हैं। तो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे था और इसका सेंटर ऑफ मास इतना सा नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, लेंथ देखो l/2। तो जितना सेंटर ऑफ मास नीचे आया उतना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चला जाएगा, इसके काइनेटिक एनर्जी में। तो दो तरह के काइनेटिक एनर्जी होते हैं, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल। तो ये बॉडी कैसा मोशन कर रहा है, पहले तुम ये ढूंढ के बताओ
ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है या प्योर रोटेशनल मोशन या कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन? कैसा मोशन है ये? प्योर रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल। अगर प्योर रोटेशनल मोशन है तो मैं इसका काइनेटिक एनर्जी कितना बोलूँगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी घटा है इसका mgh, वो किसके बराबर होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एज्यूम करके चल रहे हैं फ्रिक्शनलेस है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, एनर्जी का लॉस कहीं नहीं हुआ है। तो mg L/2 इज इक्वल टू हाफ आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लेंगे क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो आई का वैल्यू हो जाएगा ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देख लो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कट कर लो, और इधर से ओमेगा निकल के आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 3g/L आ रहा है ना? सही है, ये ओमेगा निकल के आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया था? जब वर्टिकल होगा तो उस समय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो ये हिंज पॉइंट है और ये वर्टिकल है। तो जिस समय वर्टिकल होगा उस समय सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। इस टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगा और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। तो AT हो जाएगा ज़ीरो और सेंट्रिपिटल कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये है हमारे पास ओमेगा, तो 3g/L और L/2, L कैंसिल आउट, तो 3g/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना था मुझे? नॉर्मल निकालना था। नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? नॉर्मल दो डायरेक्शन में लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ये NX और ये NY। तो हमें क्या करना है? पहले पॉइंट मास बना लेना और सारे फोर्सेस इस पर शो कर देना है। mg जो लग रहा होगा वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो नीचे की डायरेक्शन में mg लगाया, ऊपर की डायरेक्शन में ny लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में nx। और ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, इस पे एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में विच इज़ 3g/2 और x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। तो x डायरेक्शन के लिए काम करूँगा मैं इधर और y डायरेक्शन के लिए, x डायरेक्शन के लिए नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल जो है x डायरेक्शन का वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो। और y डायरेक्शन का नॉर्मल कैसे निकलेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ny को होना पड़ेगा ज़्यादा। ny माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? तो ny विल बी इक्वल टू m इंटू g प्लस ऑफ 3g/2. So this will be equals to 5 mg/2. समझ में आया क्या या नहीं आया? यस हाँ सर समझा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो गया और इसमें और अलग अलग तरह के वेरिएशंस दिए जा सकते हैं। इसका मैं एक और वेरिएशन देके एडवांस लेवल बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा होगा कि रॉड को इस जगह से रिलीज किया गया, जब ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा था, इस रॉड को इस जगह से रिलीज किया गया। देन फाइंड नॉर्मल एट P एट T इज इक्वल्स टू 0। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो T इज इक्वल्स टू 0 पे नॉर्मल कितना लगेगा वो तुम्हें निकालने के लिए बोला है। सॉल्व करो इसको। तो मैंने इसमें एक सिंपल सा बस थोड़ा सा लेवल को एडवांस कर दिया है
और इसको मैंने 37 डिग्री से रिलीज़ किया है। जब इसको 37 डिग्री से रिलीज़ करेंगे तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड mg। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना हो जाएगा, दिस इज L/2 और ये एंगल 37। तो ये जो dr परपेंडिकुलर होगा डेट विल बी L/2 cos 37। cos 37 कितना होता है, 4/5, तो ये हो जाएगा 2L/5। तो टॉर्क कितना निकलेगा, आर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर विच इज mg इंटू 2L/5। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। इसके अबाउट हमें अल्फ़ा पता चल जाएगा। तो टॉर्क का वैल्यू आ गया है, डेट इज़ 2mgL/5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा आ जाएगा तुम्हारा 6/5 g/L। ये आ गया हमारा अल्फ़ा। अब क्या निकालना है मुझे, एक्सेलरेशन। इस लोकेशन पे है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और ये डिस्टेंस होगा L/2। इसका अल्फ़ा कितना है, 6g/5L। सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो आएगा that will be equals to alpha into r which is L/2। तो आ जाएगा 3g/5। तो ये जो एक्सेलरेशन आया है 3g/5, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ये, है ना। ये एंगल है 37 डिग्री, तो ये 53 और ये 37। तो एक कंपोनेंट आएगा इधर 3g/5 साइन 37 और इस डायरेक्शन में आएगा 3g/5 cos 37। तो अब तुम्हारा निकला एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में विच इज़ 3g/5 इंटू साइन 37 3/5, तो आ जाएगा 9g/25। और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 3g/5 इंटू cos 37 विच इज़ 4/5, ये हो जाएगा 12g/25। एक्सेलरेशन निकला। नेक्स्ट काम क्या करना है मुझे, नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी फोर्सेस को एक ही पॉइंट पे दिखाना है। तो mg नीचे लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल nx ny, और nx मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तुम एक्सेलरेशन देखोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में इधर है और वाई डायरेक्शन में इस तरफ है। अब एक एक्स डायरेक्शन के लिए काम करना है मुझे और एक वाई डायरेक्शन के लिए काम करना है मुझे। एक्स डायरेक्शन के लिए कितना आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू ma, सो nx इज इक्वल्स टू मास इंटू ax, और nx आ जाएगा मेरा m इंटू ax विच इज 9g/25। 9g/25। और ny कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे है तो mg ज़्यादा होगा, mg माइनस ऑफ ny इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ny इज इक्वल्स टू ny is equals to mg माइनस ऑफ my। वैल्यूज को पुट कर लो और इधर से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या। तो ये मैंने एक छोटा सा दिया क्वेश्चन, इसमें और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन बनाना हो तो क्या कर देंगे,
इस रॉड को इस जगह से रिलीज़ किया गया है 37 डिग्री पे, तो जब ये 53 डिग्री के एंगल पे होगा तो उस समय नॉर्मल कितना होगा ये तुम्हें निकालना है हिंज पॉइंट पे अबाउट। तो ये उससे भी ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन करके वहाँ का ओमेगा निकालना होगा, फिर दो तरह के एक्सेलरेशन आ जाएंगे, कंपोनेंट आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो खैर एक बेसिक जो चीज़ था वो मैंने तुम्हें समझा दिया, किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इक्विलिब्रियम वाले पार्ट करेंगे, और फिर हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर वगैरह, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर वो सारे क्वेश्चन देखेंगे।